हेलो बच्चों। चलो, आज हम अपना 12th क्लास का पहला चैप्टर जो हमारा है एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो ये हमारा सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो फिज़िकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात ये है कि अभी तक आपने फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स पढ़े हुए हैं उनमें सबसे आसान चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट। बस इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला आएगा, वो भी डेंसिटी का फॉर्मूला आने वाला है। इसमें कोई अलग से कोई फॉर्मूला आने वाला नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स होगी। साथ में इस चैप्टर में बस आपको थोड़ा सा आपका 3D व्यू अच्छा होना चाहिए। मतलब ये पूरा जो चैप्टर है वो पूरा 3D बेस्ड है। समझ में आया? तो सॉलिड स्टेट को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपना माइंड को अच्छे से प्रिपेयर करना है कि जो आप पढ़ रहे हो, जो भी मैं समझाऊंगा वो आप अच्छे से इमेजिनेशन करो, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। लेकिन अगर ये चैप्टर एक बार समझ में आ गया तो ये लाइफ टाइम आप ये चैप्टर कभी भूलने वाले नहीं हो। तो हम आज स्टार्ट करते हैं फिर अपना चैप्टर सॉलिड स्टेट। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा मैटर होता है, मैटर क्या होता है? एनी सब्सटेंस विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। अब मैटर जो है वो हम उनको तीन फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, या तो सॉलिड होगा, या फिर लिक्विड होगा, या फिर गैस होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर सकता हूँ, कोई भी सब्सटेंस इन तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है कुछ कंडीशंस के बेसिस पर। कोई भी सब्सटेंस किसी भी स्टेट, मतलब सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या फिर गैसियस स्टेट, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वो कंडीशंस क्या हैं। तो वो दो अपोजिट टाइप की टेंडेंसीज हैं, हम पहले बात कर रहे हैं। मैं आपको एक पॉइंट लिखा रहा हूँ, तो पहले आप लिखना स्टार्ट करो सॉलिड स्टेट के अंदर। एनी गिवन सब्सटेंस may exist in solid, liquid, or in gaseous phase, depending upon the magnitude of two opposite type of tendencies या two opposite type of properties, magnitude of two opposite type of tendencies, that is, दोबारा सुन लेना, any given substance may exist in solid, liquid or in gaseous phase depending upon the magnitude of two opposite type of tendencies, that is, जो हमारी पहली टेंडेंसी है उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन। शॉर्ट में बोल दिया मैंने MA। जो पहली हमारी टेंडेंसी है वो म्यूचुअल अट्रैक्शन। नाम से समझ में आ रहा है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के अंदर, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल अट्रैक्शन। मतलब ये क्या है? म्यूचुअल अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? टेंडेंसी टू बाइंड मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल अट्रैक्शन। और जो दूसरी होगी वो होगी हमारी स्केपिंग टेंडेंसी, शॉर्ट में ET। अब ये स्केपिंग टेंडेंसी क्या हुए? मैंने बोला दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं, जो दोनों टेंडेंसीज हैं, वो एक दूसरे के क्या है? जस्ट अपोजिट है। तो एक टेंडेंसी क्या कर रही है? पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर रही है, तो दूसरी क्या करेगी? उनको डिस्पर्स करेगी, मतलब दूर दूर भेजेगी। एक प्रॉपर्टी पार्टिकल्स को पास ला रही है तो दूसरी प्रॉपर्टी पार्टिकल्स को दूर ले जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ क्या हो जाएगी? टेंडेंसी टू
डिस्पर्स मॉलिक्यूल्स, टेंडेंसी टू डिस्पर्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मतलब पास लाने वाली टेंडेंसी, पार्टिकल्स को बाइंड करने की टेंडेंसी अगर ज़्यादा है तो पार्टिकल पास पास होंगे, और अगर पार्टिकल पास पास होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट। अगर पार्टिकल बहुत पास पास है मतलब कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड स्टेट। ठीक है, और अगर पार्टिकल बहुत दूर दूर है, मतलब अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तब कौन सी स्टेट आ जाएगी, सॉलिड स्टेट। और अगर एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तब कौन सी स्टेट होगी, गैसियस स्टेट। और जब म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है तब हमारी कौन सी स्टेट होगी, लिक्विड स्टेट। तो तब मैं बोल सकता हूँ म्यूचुअल अट्रैक्शन ये, एस्केपिंग टेंडेंसी ये है। इफ फर्स्ट पॉइंट, अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन, इफ म्यूचुअल अट्रैक्शन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एस्केपिंग टेंडेंसी, तब जो स्टेट होगी वो कौन सी होगी, सॉलिड स्टेट। कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड स्टेट। ठीक है, सेकेंड, इफ म्यूचुअल अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन एस्केपिंग टेंडेंसी, तब कौन सी स्टेट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट। और थर्ड पॉइंट, इफ म्यूचुअल अट्रैक्शन इज वेरी लेस देन एस्केपिंग टेंडेंसी, मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा, मतलब पार्टिकल्स को दूर करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तब कौन सी स्टेट होगी, गैसियस स्टेट। ठीक है, तब कौन सी स्टेट होगी, गैसियस स्टेट होगी। लेकिन आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट, देखो हमारी 3 स्टेट हैं, तीनों स्टेट को हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। गैसियस स्टेट जो है आपका, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, अभी हमने इसके पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसके पहले जो हमने चैप्टर किया था वो था हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब लिक्विड स्टेट, उसमें हमने लिक्विड स्टेट के बारे में जनरली बात की थी। तो गैसियस स्टेट हमने 11th में पढ़ा, लिक्विड स्टेट हम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और सॉलिड स्टेट अभी हम पढ़ रहे हैं। तो अब भाई हमारा जो काम का चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट, हमें इस पर फोकस करना है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूँ ये मार्कर क्या है, सॉलिड स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में, आपको सबको समझ में आ रहा है ये क्या है, सॉलिड स्टेट में है। और सॉलिड स्टेट में, ठीक है, ये बोर्ड सॉलिड स्टेट में, वॉच सॉलिड स्टेट में, ठीक है, वॉल जो दिख रही है वो भी आपकी क्या है, सॉलिड स्टेट में। क्लियर है, तो आपको सॉलिड के बारे में आइडिया तो हो गई। तो सॉलिड क्या है, एक फॉर्म है मैटर का जिसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, काफ़ी क्लोजली पैक्ड होंगे, उनके बीच में सफिशिएंट क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। समझ में आ रहा है, सफिशिएंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री भी होगी, शेप भी होगी। तो मैं अगर बोलूँ सॉलिड के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट होते हैं। समझ में आया, एक पार्टिकल्स, जैसे एक पार्टिकल है दूसरा पार्टिकल सॉलिड के अंदर ये है, तो ये अपनी जगह पे वाइब्रेट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा ये पार्टिकल इसको मूव कर जाए, इसको क्रॉस कर जाए। समझ में आया, सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं, लिक्विड और गैस हमारे क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। क्लियर है, तो आप अगर इसमें सॉलिड की डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिखो, सॉलिड इज अ फॉर्म ऑफ मैटर, सॉलिड इज अ फॉर्म ऑफ मैटर विच हैज़, solid is a form of matter which has sufficient force of attraction, which has sufficient force of attraction between their molecules, which has sufficient force of attraction between their molecules, so that molecules cannot move, so that molecules cannot move past each other, so that molecule cannot move past each other। past each other का मतलब कैसे, हमारे ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, एक सॉलिड का मॉलिक्यूल्स है, दूसरा ये है, तीसरा ये सॉलिड का मॉलिक्यूल यहाँ पे अपनी जगह वाइब्रेट तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ इसको क्रॉस कर जाए। समझ में आया, यहाँ से इसको क्रॉस कर जाए। तो सॉलिड के पार्टिकल्स
जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैन नॉट मूव पास्ट ईच अदर। क्लियर हुआ? चलो, दैट इज अ फॉर्म having definite rigidity and having definite shape and volume, and solids also have high density ब्रैकेट में लिखना, सॉरी, जनरली हाई डेंसिटी, एंड सॉलिड्स हैव जनरली हाई डेंसिटी, very slow rate of diffusion, etc. ठीक है, चलो, तो अभी हमने पढ़ा सॉलिड हमारे क्या होते हैं। जैसे ये सॉलिड, इसका एक डेफिनेट शेप है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है, इस मतलब ये कहीं भी रखोगे आप इतना ही स्पेस कवर करेगा, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, डेफिनेट है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि हमारा जो सॉलिड जो मैटर है उसको आप म्यूचुअल अट्रैक्शन और स्किपिंग टेंडेंसी के बेसिस पर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, सॉरी 3 पार्ट में, कि सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन या सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, या फिर मैं बोल सकता हूँ डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब हम डिफरेंस देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो हम देखें कि सॉलिड और लिक्विड और गैसेस स्टेट, जो 3 स्टेट हमारी डिफाइन की जाती हैं, वो उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल रहा हूँ, आप भी डाल लेना, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड कॉमा लिक्विड कॉमा गैसियस स्टेट, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड कॉमा गैसियस स्टेट, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में क्या डिफरेंस है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ, आपको उस टेबल को नोट करना है। तो टेबल में हमारा क्या होगा, 3-4 कॉलम बना रहा हूँ। पहला जो कॉलम होगा उसमें मैं लिख रहा हूँ सॉलिड की प्रॉपर्टी होंगी। दूसरा कॉलम मैं लिख दे रहा हूँ लिक्विड, और लास्ट कॉलम हो जाएगा हमारा गैस, ठीक है। 3 कॉलम बना लिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रॉपर्टीज। तो यहां पे हम जो डिफरेंस देखेंगे वो कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंस देंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, तो पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे पैकिंग। अब सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं या फिर वेरी पुअरली पैक्ड। हमें पता है सॉलिड जो हमारा, जैसे ये देखो, ये सॉलिड है, ये रिजिड है, ठीक है, इसके डेफिनेट शेप। आप इसको कंप्रेस करो तो कंप्रेस बहुत कम हो रहा है, और कंप्रेस कम हो रहा है मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास, उनकी जो पैकिंग है वो कैसी है, बहुत अच्छी पैकिंग है। तो अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं डायग्राम के फॉर्म में समझा देता हूँ। ये हमारा सॉलिड का एक पार्टिकल लिया मैंने, और इतना ही पार्टिकल, मान लो इतना सही मैंने लिक्विड का ले लिया, और उतना सही मैंने गैस के लिए ले लिया, ठीक है। चलो, अब देखो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत पास होंगे, मतलब उनकी जो पैकिंग होगी वो कैसी होगी, वेरी क्लोज पैकिंग। तो जो पार्टिकल्स हैं, मान लो सॉलिड के ये पार्टिकल्स हैं, वो क्या होंगे, वेरी क्लोजली पैक्ड होंगे। समझ में आया? तो यहां पे मैं क्या हो सकता हूं, वेरी क्लोज पैकिंग, ठीक है।
यहाँ पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा से क्या होने लगेंगे, दूर दूर होने लगेंगे, उतने अच्छे से पैक नहीं होंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं वो बोल सकता हूँ क्लोज पैकिंग, नॉट वेरी क्लोज। ठीक है, वेरी क्लोज पैकिंग। यहाँ पे क्या बोलूँगा, क्लोज पैकिंग। और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो क्या होंगे, काफ़ी दूर दूर होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, वेरी पुअर पैकिंग। समझ में आया? तो पहला डिफरेंस समझ में आया कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनकी कैसी होती है, वेरी क्लोज पैकिंग। लिक्विड में केवल क्लोज पैकिंग और गैस में वेरी पुअर पैकिंग। तो पहली प्रॉपर्टी का डिफरेंस हुआ। अब चलो हमारे दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक या फिर पार्टिकल्स। बताओ सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा या सबसे कम होगा? हमें पता है पार्टिकल बहुत पास पास हैं, पास पास है मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। इस गैस में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। ठीक है, सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और गैस के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं लिक्विड की तो इन दोनों के मैं बोल सकता हूं क्या होगा, बीच में होगा। मतलब क्या बोल सकता हूं, मॉडरेट। समझ में आया? तो बेटा मैक्सिमम होगा सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉडरेट होगा लिक्विड में, और सबसे कम होगा गैस में। चलो थर्ड प्रॉपर्टी, डेंसिटी। बताओ अगर मैं ये तीन टुकड़े लूं, ठीक है, एक टुकड़ा ये, एक ये और एक ये, सबका तीनों का मैंने साइज क्या रखा है, सेम। मतलब तीनों का वॉल्यूम क्या हो गया, सेम हो गया। अगर तीनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, तीनों का वॉल्यूम अगर सेम है तो बताओ मास सबसे ज़्यादा किसका होगा, मास सबसे ज़्यादा किसका होगा? जैसे अगर मैं एक फॉर्म में एग्जांपल के फॉर्म में बात करूं, मैंने एक छोटा सा बॉक्स लिया, 3 बॉक्स लिए सेम साइज के। समझना आप, 3 बॉक्स लिए सेम साइज के। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, अगर वॉल्यूम को मैंने सबके लिए सेम कर दिया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास। समझ में आया? अगर मैंने वॉल्यूम क्या कर दिया, सबके लिए सेम कर दिया, तो डेंसिटी और मास के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? तो अगर मान लो मैंने 3 बॉक्स लिए सेम साइज के, तो सबका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब मैंने एक बॉक्स में आयरन भर दिया, आयरन का पाउडर। ठीक है, एक बॉक्स में मैंने क्या फिल कर दिया, आयरन का पाउडर। सेकेंड बॉक्स में मैंने वाटर फिल कर दिया, और थर्ड बॉक्स में मैंने एयर फिल कर दी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, तीनों का मास चेक करता हूँ, तीनों का मास चेक करता हूँ। मतलब सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, ऑब्वियसली बात, सबसे ज़्यादा मास उसका होगा जिसके अंदर क्या है, आयरन का पाउडर फिल है। तो आयरन क्या है, सॉलिड, तो उसका मास ज़्यादा है, तो उसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा हो गई। दूसरा मास किसका होगा, वाटर का। समझ में आया? तो वाटर, और सबसे कम मास किसका होगा, जिसमें हमने गैस भरी है। क्लियर हुआ? तो जिसका मास ज़्यादा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर वॉल्यूम क्या है, सेम, तो मैं बोल सकता हूँ डेंसिटी सॉलिड की क्या होगी, डेंसिटी सॉलिड की क्या होगी, मैक्सिमम होगी। समझ में आया? डेंसिटी सॉलिड की क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। लिक्विड की फिर से मॉडरेट बोल सकता हूँ, और गैस की मिनिमम। ये मैं जनरली बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं है। आप एक्सेप्शंस की बात मत कर दें, जैसे बोलो आप आइस, सर आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो इन जनरल बोल रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ है आपका डिस्टेंस
बिटवीन मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स। बताओ, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा किस में है? ऑब्वियसली बात देखा, आपको सबसे ज़्यादा किस में होगा? गैस में। और सबसे कम किस में है? सॉलिड में। और लिक्विड में तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मॉडरेट। तो मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स सॉलिड स्टेट में क्या होगी? मिनिमम। क्या होगी? मिनिमम। लिक्विड में तो मॉडरेट ही रहेगी, और गैसियस स्टेट में क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। क्लियर हुआ? चलो, अगली प्रॉपर्टी है आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। बताओ, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या मूव करते हैं? नहीं। लिक्विड के पार्टिकल्स और गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। लेकिन हमें पता है सबसे ज़्यादा गैस किसके पार्टिकल्स फ्लो करते हैं? सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स फ्लो करते हैं गैस के। समझ में आया? सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स किसके फ्लो करते हैं? गैस के। तो काइनेटिक की सबसे ज़्यादा स्पीड गैस के पार्टिकल्स के पास होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी सबकी किसकी ज़्यादा होगी? गैस की। और सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी, जैसे मान लो ये सॉलिड मैंने इसको रख दिया यहाँ पे, तो ये क्या कहीं मूव करेगा? लेकिन अगर मान लो मैंने हाथ पे पानी रख दिया था, वाटर डाल देता, तो वाटर पता है ज़्यादा फ्लो करता। और गैस तो हमें पता है, वैसे ही पता नहीं है कि गैस यहाँ से कहाँ मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सबसे कम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगी? मिनिमम। लिक्विड में फिर से मैं बोल सकता हूँ मॉडरेट, और गैस में क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। क्लियर हुआ? चलो, अगली प्रॉपर्टी है सिक्स्थ प्रॉपर्टी है आपकी रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन। बताओ, जैसे मान लो मैंने क्या किया, जो साइकिल या फिर बाईसाइकिल या फिर मोटरसाइकिल जो भी है आपका, कार का मैंने जो टायर के अंदर ट्यूब होता है, मैंने 3 ट्यूब ले लिए। ठीक है, मैंने कार के जो ट्यूब होते हैं टायर के अंदर, वो मैंने 3 ट्यूब लिए। एक ट्यूब के अंदर मैंने भर दी सैंड। सैंड मतलब क्या है? सॉलिड। समझ में आया? दूसरे ट्यूब के अंदर मैंने भर दिया वाटर, और तीसरे ट्यूब के अंदर मैंने भर दी हवा, मतलब एयर। क्लियर है? तो हमने 3 ट्यूब लिए सेम साइज के, तीनों के अंदर क्या, एक के अंदर क्या भरी? सैंड, दूसरे के अंदर वाटर, और तीसरे के अंदर एयर। और मैंने तीनों में एक वाल्व लगा दिया, तीनों में एक ही साइज का वाल्व लगा दिया, और तीनों ट्यूब्स के वाल्व को मैंने एक साथ ओपन किया। तीनों ट्यूब्स के वाल्व को मैंने एक साथ ओपन किया। बताओ सबसे पहले कौन निकलेगा? सबसे पहले निकलेगी आपकी गैस, जो एयर है, उसके बाद वाटर, और सबसे लास्ट में कौन निकलेगा? धीरे धीरे सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगेगा? सॉलिड को। मतलब सॉलिड का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सबसे कम होगा, और सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका होगा? गैस का। तो मैं बोल सकता हूँ सॉलिड का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? मिनिमम। लिक्विड का अभी भी मैं बोल सकता हूँ मॉडरेट, और गैस का क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम। क्लियर हुआ? चलो, अगली प्रॉपर्टी जो है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जो 7th प्रॉपर्टी है आपकी, वो है एक्सपेंसिबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। एक्सपेंसिबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। एक्सपेंसिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये हमारा मार्कर है, अगर मैं इसको खींचूँ ऐसे, फोर्स लगाऊं, तो ये क्या होगा? अगर ये एक्सपेंड होगा, और अगर मैं इसको ऐसे कंप्रेस करूं तो ये हो जाएगी इसकी कंप्रेसिबिलिटी। अगर मैं ये हमारा क्या है, किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। अब बताओ, क्या मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ ज़्यादा?
बहुत कम। मैं अगर बहुत ज़्यादा ताकत लगा खींचूंगा तो थोड़ा सा इसका मान लो साइज बढ़ जाएगा। कंप्रेस कर सकता हूँ, देखो आप देखो मेरे हाथ को ध्यान से, मैं अगर इसको कंप्रेस करने की कोशिश करूँ तो मेरी उंगली का शेप चेंज हुआ, लेकिन इसका शेप चेंज नहीं हुआ। मतलब इसकी कंप्रेसिबिलिटी और एक्सपेंसिबिलिटी क्या है, सबसे कम है, बहुत कम है। लिक्विड में आप बोल सकते हो थोड़ा सा आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, थोड़ा सा ही एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। अब आते हूँ मैं गैस पर। तो गैस की जो एक्सपेंसिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, इन्फानाइट होती है। मतलब मैं बोल सकता हूँ बहुत ज़्यादा आप गैस को कंप्रेस भी कर सकते हो और बहुत ज़्यादा उसको एक्सपेंड भी कर सकते हो। चलो उसको मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ, देखो आप रूम स्प्रे का एग्जाम्पल ले लो। जब आप रूम स्प्रे को यूज करते हो ना, तो जो उसकी कैन होती है, मान लो जैसे एक एग्जांपल के फॉर्म में बोलूं, चलो मान लो एक यही मान लो एक रूम स्प्रे है, ठीक है। ये रूम स्प्रे की एक कैन है, इतनी सी कैन है मान लो, ठीक है। अब जिस रूम में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, चलो यही रूम मान लिया मैंने, ठीक है। अब ये स्प्रे पूरी फिल है, इसके ये जो कैन है ये पूरी स्प्रे से फिल है। अब जब मैं इसको इसके अंदर मतलब जो गैस थी वो इतने से वॉल्यूम में अभी फिल है, जो गैस है इसके अंदर वो सारी की सारी गैस इतने से स्पेस में कंप्लीटली कवर्ड है। अब मैंने जैसे इसको प्रेस किया, उसके टिप को मैंने 4-5 बार जब मैं प्रेस करता हूँ तो प्रेस करने के बाद मैं देखता हूँ कि पूरे रूम में एक उसकी जो स्प्रे थी उसकी स्मेल आने लगती है। समझ में आया? अब आप रूम के किसी भी कॉर्नर पे जाओ, कहीं भी जाके सूंघोगे तो आपको एक स्मेल आएगी, वो स्प्रे की स्मेल होगी। अब क्या, जब आपने उसको कंप्रेस करते हो, जब आप इसको स्प्रे के टिप को प्रेस करते हो तो क्या होता है कि आपका क्या पूरा जो कैन है वो पूरा कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है? नहीं होता ना। आपका मान लो जब आपने एक बार रूम स्प्रे यूज की तो मान लो आपने इतना सा कैन था उसका, इतना आपने गैस उसकी निकाल दी। अब आप समझना, जो इतने से एरिया में या इतने से वॉल्यूम में जो गैस भरी थी, अब वो गैस पूरे रूम में है। अब आप समझ सकते हो कि आप किसी भी अगर कॉर्नर पे जाओ तो आपको स्प्रे की स्मेल आ रही, मतलब जो गैस इतने छोटे से वॉल्यूम में थी अब वो गैस इतने पूरे के पूरे रूम में फैल गई है। तो अब सोचो आप इस वॉल्यूम को और इस रूम के वॉल्यूम को आप अगर कंपेयर करके देखो तो इस वॉल्यूम के हिसाब से ये पूरा रूम हमारा क्या हो जाएगा, इन्फानाइटली लार्ज हो जाएगा। समझ में आया? तो आपने इतने से गैस को आपने कितने बड़े वॉल्यूम में एक्सपेंड कर दिया। समझ में आया? तो आप इस गैस को, मतलब जो गैस है आप उसको एक्सपेंड करने की उसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी। मतलब आप उसको इन्फानाइटली, मतलब इतने से वॉल्यूम के कंपेरिजन में अगर मैं रूम का वॉल्यूम कंपेयर करूँगा तो रूम का वॉल्यूम इसके रिस्पेक्ट में इन्फानाइटली बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? तो आप गैस को एक्सपेंड कर सकते हो बहुत ज़्यादा लिमिट तक। दूसरा, अगर मैं दूसरा एग्जांपल बोलूँ कंप्रेसिबिलिटी का, दूसरी बात करूँ मैं कंप्रेसिबिलिटी। अब आप सोच के देखो, जो गैस अभी आपने रूम में छोड़ी है, जो स्प्रे आपने रूम में छोड़ दी है, अब वो स्प्रे को आपने कंप्रेस करके इतने से जगह में भी तो रखा था, इतने से वॉल्यूम में भी तो आपने उसको रखा था। इतनी सारे रूम में अभी गैस आपको समझ में आ रही है, आपको स्मेल जो आ रही है वो आपने उस स्मेल को इतनी सी जगह में कंप्रेस करके रखा था। तो इतने बड़े वॉल्यूम की गैस को आपने इतनी सी छोटी सी जगह में फिल करके रखा था, मतलब इसकी कंप्रेसिबिलिटी भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं बात करूँ एक्सपेंसिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड में क्या है, सबसे कम है। तो सॉलिड में क्या होगी, ये मिनिमम। लिक्विड में तो मैं अभी भी बोल सकता हूँ क्या होगी, मॉडरेट। और गैस में क्या हो जाएगी, ये मैक्सिमम, बल्कि मैं बोल सकता हूँ इनफाइनाइट। क्लियर है? चलो अगली जो प्रॉपर्टी है हमारी, एथ प्रॉपर्टी है शेप एंड वॉल्यूम। और ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है, क्योंकि इसी से हम क्या डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन, शेप एंड वॉल्यूम। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, ये हमारा क्या है, सॉलिड है। जो मार्कर मैंने ले रखा है ये क्या है, सॉलिड है। इसका एक डेफिनेट क्या है, शेप है। और इसको आप कहीं भी जाके रखोगे तो जितना स्पेस ये यहाँ पे कवर कर रहा है,
उतना ही स्पेस है, कहीं भी जाके रखोगे उतना ही स्पेस कवर करेगा। तो इसका जो शेप और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, दोनों डेफिनेट या फिक्स है। मतलब जो सॉलिड होते हैं उनका डेफिनेट क्या होता है, शेप एंड वॉल्यूम। मैं बोल सकता हूँ इनका जो वॉल्यूम और साइज है वो क्या है, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड होते हैं उनका फिक्स्ड शेप भी होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। अब हम आते हैं लिक्विड पर, ठीक है। अब लिक्विड पे आते हैं, जैसे मान लो मैंने क्या किया, 1 लीटर पानी लिया, ठीक है। पानी मतलब वाटर, मतलब क्या है, लिक्विड फॉर्म में। अब 1 लीटर का वाटर को मैंने बोतल के अंदर फिल किया, तो जो उसका शेप होगा वो कैसा होगा, बोतल के जैसा हो जाएगा। अगर मैंने 1 लीटर वाटर को एक बकेट के अंदर ले लिया तो उसका जो शेप हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, बकेट के अंदर जैसा हो जाएगा। अगर मैंने 1 लीटर वाटर को ग्लास के अंदर ले लिया तो उसका जो शेप होगा वो कैसा हो जाएगा, ग्लास जैसा हो जाएगा। लेकिन क्या 1 लीटर वाटर आप अगर बकेट में लोगे या फिर ग्लास में लोगे तो क्या वो 1 लीटर से 1.5 लीटर या फिर आधा लीटर हो जाएगा क्या, नहीं। मतलब अभी 1 लीटर तब भी वो 1 लीटर रहेगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ जो लिक्विड है उनका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। अगर आपने 1 लीटर लिया, आप उसको कहीं भी कैसे भी जाकर ले जाओगे उसका वॉल्यूम अभी भी 1 ही लीटर रहेगा। मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब हम आ रहे हैं शेप पर। तो मैंने बोला अगर आप ग्लास में लोगे तो ग्लास के जैसा शेप हो जाएगा, बकेट में लोगे तो बकेट जैसा हो जाएगा, बोतल में लोगे तो बोतल के जैसा हो जाएगा। मतलब इसका वॉल्यूम तो फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ फिक्स्ड वॉल्यूम बट शेप इज नॉट फिक्स्ड। समझ में आया? इसका वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। ये जिस कंटेनर में आप लिक्विड को रखोगे वो उसी का शेप ले लेगा। अब मैं बात करूँ गैस की, तो गैस का कोई शेप तो वैसे ही नहीं होता है। और अगर मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, जो स्प्रे आपने इतने से इस कंटेनर के अंदर फिल कर रखी थी तो उसका वॉल्यूम पहले कितना था, इतना। अब आपने उसको पूरे रूम के अंदर छोड़ दिया तो अब उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पूरे रूम के बराबर। और आपने गैसेस स्टेट में पढ़ाई था, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही हम क्या लेते हैं, गैस का वॉल्यूम। तो पहले वो उसके अंदर थी तो उसका वॉल्यूम हो गया इतना सा। अब मैंने उसको रूम के अंदर छोड़ दिया तो अब उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रूम के बराबर। तो ना तो उसका शेप फिक्स है ना ही वॉल्यूम फिक्स है। तो शेप एंड वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड। यहां पे मैं बोल सकता हूं इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। इसका क्या है, इनडेफिनिट शेप है बट डेफिनिट क्या होगा, वॉल्यूम। और इसका डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने सॉलिड के, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस देख लिया, समझ में आया, अलग अलग प्रॉपर्टी के बेसिस पर। लेकिन अब जो हमें बात करनी है वो हमें बात करनी किसकी है, हमें बात करनी है सॉलिड की, क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्या है, सॉलिड। ठीक है, हमें किसकी बात करनी है, सॉलिड की। तो हमने सॉलिड की डेफिनेशन तो मैंने अभी आपको लिखाई दी है। अब हम आ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब हम आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड। तो जो आपकी अगली हेडिंग है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के अंदर, जो पार्टिकल्स हैं उनके अरेंजमेंट के बेसिस पर हम सॉलिड को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। तो आप लिखो इसमें, on the basis of arrangement of particles, on the basis of arrangement of particles
सॉलिड्स आर क्लासिफाइड into two categories, on the basis of arrangement of particles. Solids are classified into two categories. अब वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉलम के फॉर्म में बना लेता हूँ, दो अलग अलग कॉलम बना लेता हूँ। पहला जो हमारा है उसको हम बोल देंगे एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, दो टाइप का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। एक हो जाएगा एमोर्फस सॉलिड और दूसरा हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। चलो अब मैं बात कर रहा हूँ अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अगर अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो जैसे अगर मैं बात करूँ एक प्रॉपर वे में अरेंजमेंट हो, समझ में आया, एक अगर प्रॉपर वे में अरेंजमेंट है, उनका एक रेगुलर पैटर्न है। जैसे मान लो आप क्लास में, जैसे आपका एग्जाम होता है या फिर आप जैसे क्लास में बैठ रहे हो तो एक रेगुलर वे में बैठते हो, ठीक है। या फिर जैसे रैंडमली किसी को बोल दिया आप जहाँ बैठने, जैसे एग्जाम हो रहा है आपका, तो एग्जाम में क्या होता है, एक सीटिंग प्लान होता है, ठीक है। और अगर आपको बोल दिया जाए जाओ एग्जाम जैसे ही स्टार्ट होने वाला हो, आपको बोले जहाँ मन है वहाँ बैठ जाओ, तो आप इरेगुलर ही बैठो, कोई कहीं बैठा रहेगा, क्लियर है। तो जब पार्टिकल्स का रेगुलर वे में अरेंजमेंट होता है, एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो ऐसे सॉलिड को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में आया, ऐसे सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें क्या होता है हमारे पार्टिकल्स एक फिक्स्ड पैटर्न या फिक्स्ड रेगुलर वे में अरेंज होते हैं। और अगर इरेगुलर वे में हो, उनका कोई फिक्स कोई वो ना हो, पैटर्न ना हो, ऐसे सॉलिड को हम बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। समझ में आया। तो हमने पहली बात की अरेंजमेंट, अगर एक पैटर्न मतलब कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक रेगुलर वे में कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट है, फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ऐसे सॉलिड्स को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जब कोई सॉलिड कोई रैंडम अरेंजमेंट, कोई भी मतलब कोई इरेगुलर वे में कोई इसका कोई अरेंजमेंट, कोई पार्टिकल्स का कोई फिक्स नहीं है, तो ऐसे सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, एमोर्फस सॉलिड। तो पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा, पहला डिफरेंस आप लोग नोट करो, सॉलिड्स एमोर्फस के अंदर लिखो सॉलिड्स विच डज नॉट हैव any fixed or solids which does not have any fixed or regular pattern, which does not have fixed or regular pattern of arrangement of particles, regular pattern of arrangement of particles are known as amorphous solid। समझ में आया, जिसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा, कोई रेगुलर वे में अरेंजमेंट नहीं होगा, ऐसे सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, आर नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉरी अमोर्फस सॉलिड। अब आप क्रिस्टलाइन के अंदर लिखूं सॉलिड्स विच हैव a fixed solid which have a fixed or regular pattern of solids which have a fixed or regular pattern of arrangement of particles are known as crystalline solid। arrangement of particles are known as crystalline solid। क्लियर हुआ। जैसे अगर मैं डायग्राम के फॉर्म में अगर मैं समझाऊँ, अमोर्फस सॉलिड में कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कैसा है, फिक्स पैटर्न है। जैसे मान लो मैंने बोला कि जो हमारा सॉलिड है वो दो टाइप के पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है। मान लिया एक है स्फीयर टाइप की और एक क्रॉस टाइप की, एक स्फीयर है और दूसरा क्रॉस है। तो मान लो इसका पैटर्न देखो, स्फीयर फिर क्रॉस, फिर स्फीयर फिर क्रॉस, फिर स्फीयर फिर क्रॉस। तो यहाँ पे फिर से क्रॉस फिर स्फीयर, फिर क्रॉस फिर स्फीयर, फिर क्रॉस फिर स्फीयर।
ठीक है, ये हो गया। देखो आप ध्यान से देखो, हमारे दो टाइप मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए बनाया। ये हमारा मान लो ऐसे था, बॉक्स के अंदर मैंने कोई पार्टिकल्स निकाला, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मैंने एक छोटा सा टुकड़ा निकाला, उसके अंदर देखा मैंने अरेंजमेंट जो पार्टिकल्स का ऐसा है, 0 क्रॉस 0 क्रॉस 0 क्रॉस, एक देखो रेगुलर पैटर्न को, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है। लेकिन अगर मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड के एक बॉक्स को निकाला, मतलब एक पार्टिकल्स के एक टुकड़े को निकाला, यहाँ पे देखा मैंने, यहाँ पे क्या हुआ, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होगा। जैसे मान लो ये 0, फिर पता चला यहाँ पे क्रॉस क्रॉस, यहाँ पे देखा क्रॉस 0 0 क्रॉस 0, यहाँ क्रॉस सॉरी यहाँ 0, यहाँ क्रॉस, यहाँ 0, यहाँ क्रॉस 0, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस 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 0 0। ध्यान दो आप, यहाँ पे देखो आपको कोई पैटर्न फिक्स नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको एक पैटर्न फिक्स दिख रहा है। क्लियर है, पहला पॉइंट समझ में आया। तो यहाँ पे जो क्या होगा, रेगुलर और फिक्स पैटर्न को फॉलो करेगा, यहाँ पे कोई इरेगुलर या कोई पैटर्न फिक्स नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे जो ऑर्डर फॉलो हो रहा है 0 क्रॉस 0 क्रॉस 0 क्रॉस, आप काफ़ी दूर तक देख रहे हो, आपको एक ही पैटर्न फॉलो समझ में आ रहा है। एक क्या है, एक जो ऑर्डर है वो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, जैसे मैंने देखना स्टार्ट किया मुझे लगा 0 0 0, फिर आगे भी 0 होगा, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया, क्रॉस क्रॉस आ गया। फिर यहाँ पे देखा मैंने क्रॉस 0 0 क्रॉस 0, फिर से चेंज हो गया। यहाँ पे देखा मुझे लगा 0 क्रॉस 0 क्रॉस 0 चल रहा है, यहाँ पे देखो क्रॉस क्रॉस क्रॉस, फिर आगे भी होना चाहिए था क्रॉस, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 0 0। यहाँ पे जो पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, बहुत कम टाइम के लिए हो रहा है, देखो चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है बहुत लंबे टाइम के लिए। समझ में आया? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये हमारे क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड है, और ये क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड। तो सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हो, हमारे अमोर्फस सॉलिड कैसे हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड, और ये क्या है हमारे लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड। समझ में आया? क्लियर है? चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम। देखो आपको उसको रटना नहीं है, आपको समझना है, बस आप पॉइंट समझते चलो, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, और ये डिफरेंस आता रहता है बोर्ड वगैरह में। चलो हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में बात कर रहा हूँ, सॉलिड चाहे अमोर्फस हो चाहे क्रिस्टलाइन हो, बनते कैसे हैं सॉलिड, सॉलिड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे अगर बात करूँ, चलो आप आइस कैसे बनाते हो, आइस क्या हमारा सॉलिड है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। जब आप वाटर को ठंडा करते हो, कूल करते हो, जब आप वाटर को कूल करते जाओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। मतलब मैं बोल सकता हूँ जो सॉलिड होते हैं वो किससे बनते हैं, लिक्विड को कूल करने से। अगर आप लिक्विड को कूल कर रहे हो तो उससे हमारे क्या बनते हैं, सॉलिड्स बनते हैं। अब ये कब बनेगा और ये कब बनेगा, ध्यान दो, यहाँ पे क्या है बेटा, फिक्स्ड पैटर्न, एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे इरेगुलर वे में अरेंजमेंट है। यहाँ रेगुलर वे में अरेंजमेंट है और यहाँ पे इरेगुलर वे में अरेंजमेंट है। अब समझना आप, जैसे एक एग्जांपल के फॉर्म में मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मान लो आप लोग क्लास में नौटंकी कर रहे हो, क्लास में बच्चे बैठे हो, कोई कहीं भी घूम रहा है, ठीक है, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ भी चल रहा है क्लास में, ठीक है, मौज मस्ती चल रही है। और क्या हो, आप लोग क्लास में जैसे बैठते हो, मतलब ब्रेक हुआ या कुछ भी हुआ, क्लास में कोई टीचर नहीं है उस टाइम, तो आप कोई सब लोग अपनी मन मर्जी से जो आ रहा है वो कर रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, भाई कुछ कोई इधर उधर घूम रहा है। लेकिन जैसे ही मान लो आपका क्या हुआ, गेट खुले और सडनली आपके सामने सर आ जाए, गेट खुला, गेट लॉक था और सडनली सर आ जाए। अब क्या होगा, जैसे सर आएंगे तो क्या आप लोग सर के सामने डांस वांस करते रहोगे या बातें करते रहोगे, जो घूम रहा है वो घूमता रहेगा? नहीं। अगर सडनली मान लो आपके स्कूल के प्रिंसिपल आ गए तो आप लोग क्या करोगे, आप जहाँ थे, जैसे मान लो कोई डांस कर रहा था बैठा बैठा, या जो भी बातें कर रहे थे वो वहीं के वहीं चुपचाप खड़े हो जाओगे, या जो खड़ा था वहीं खड़ा रह जाएगा, जो बैठा था वो चुपचाप वहीं बैठा रह जाएगा, एकदम से क्लास साइलेंट हो जाएगी। तो आप लोगों को क्या टाइम मिला अपनी अपनी जगह पे जाने का,
अपने अपनी जहाँ पे आप लोग बैठे थे सीट पर, वहाँ पे जाने का टाइम मिला नहीं। आप लोग क्या हुआ, वहीं पे वहीं फ्रीज हो गए, जहाँ पे थे आप वहीं फ्रीज हो गए। लेकिन मान लो आप लोग सब मस्ती कर रहे हो और 5 मिनट या 2 मिनट पहले कोई बोल जाए कि प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, 2 मिनट पहले कोई आके बोल जाए आपको कि कौन आ रहा है, प्रिंसिपल आ रहे हैं, तो आप लोग क्या करोगे? अभी भी डांस करते रहोगे? नहीं। अब आप क्या करोगे, चुपचाप अपनी सीट पे जाके बैठ जाओगे, बुक्स वगैरह निकाल के पढ़ाई करने लगोगे या दिखावा करने लगोगे, जो भी है। मतलब आपको टाइम मिला, अगर आपको टाइम मिला तो आप अपनी सीट्स पे जाके बैठ गए, जहाँ गर्ल्स बैठते होंगे वहाँ गर्ल्स बैठ जाएंगे, जहाँ बॉयज़ बैठते होंगे वहाँ पे बॉयज़ बैठ जाएंगे। समझ में आया? कुछ इससे कुछ समझ में आ रहा है कि अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप अपनी जगह पे जाके बैठ गए, जहाँ आप कंफर्टेबल थे या जहाँ पे आपकी सीटिंग अरेंजमेंट था, आप वहाँ पे जाके बैठ गए। और अगर आपको टाइम नहीं मिला तो आप वहीं जहाँ थे वहीं की वहीं खड़े रह गए, वहीं की वहीं फ्रीज हो गए। मतलब अगर मैं सॉलिड को स्लोली ठंडा करूं, स्लोली और कंट्रोल वे में, जितना मुझे ठंडा करने की रिक्वायरमेंट, मान लो मुझे 5 मिनट में 1 डिग्री सेल्सियस ठंडा करना है, तो मैं 5 मिनट में 1 डिग्री सेल्सियस ठंडा कर रहा हूँ, कूल कर रहा हूँ। तो अगर मैं लिक्विड को स्लोली ठंडा करूँ और कंट्रोल वे में ठंडा करूँ, तो जो पार्टिकल्स वो अपनी अपनी जगह जाके धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, अरेंज होते जाएंगे। और अरेंज होते जाएंगे तो वो किस में आ जाएंगे, एक फिक्स पैटर्न में आएंगे, अपने आप को अरेंज कर लेंगे। लेकिन अगर मैं लिक्विड को सडनली ठंडा कर दूं, सडनली ठंडा करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने उसके ऊपर वाटर डाल दिया, एकदम गर्म लिक्विड था, मैंने उसके ऊपर एकदम से वाटर डाल दिया, ठीक है। जैसे आयरन को मैंने मेल्ट करके रखा था, आयरन को मैंने क्या रखा था, मेल्ट करके, लिक्विड फॉर्म में था। अब मैंने उसको एकदम से उसके ऊपर पानी डाल दिया, जैसे ही पानी डालूंगा तो आयरन वहीं की वहीं क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड से। तो पार्टिकल्स क्या आप मूव कर पाएंगे? नहीं। पार्टिकल्स जहाँ थे वहीं की वहीं फ्रीज हो जाएंगे, तो अपने आप को अरेंज करने का उन्हें टाइम नहीं मिलेगा। और जब वो अरेंज नहीं कर पाएंगे अपने आप को, तो वहाँ पे पैटर्न कैसा हो जाएगा, इरेगुलर वे में पैटर्न हो जाएगा। और जहाँ पे टाइम मिलेगा वहाँ पे कौन सा आ जाएगा, रेगुलर वे में पैटर्न आ जाएगा। समझ में आया? तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, अमॉर्फस सॉलिड में वो कैसे बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाई सडन कूलिंग ऑफ द लिक्विड। ये कैसे बनेंगे, सडन कूलिंग ऑफ द लिक्विड से। तो आप थर्ड पॉइंट लिखो उसमें, अमॉर्फस सॉलिड्स, यहाँ लिखो दे आर फॉर्म्ड बाई सडन कूलिंग ऑफ द लिक्विड, सडन एंड अनकंट्रोल्ड कूलिंग ऑफ द लिक्विड लिख सकते हो आप। दे आर फॉर्म्ड बाई सडन एंड या फिर और अनकंट्रोल्ड कूलिंग ऑफ द लिक्विड। क्लियर हुआ? चलो अब हम आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड पर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे बनते हैं, मैंने बोला अभी स्लोली ठंडा करो आप, तो उसमें आप लिखो दे आर फॉर्म्ड बाई कूलिंग, दे आर फॉर्म्ड बाई स्लो एंड कंट्रोल्ड कूलिंग ऑफ द लिक्विड, दे आर फॉर्म्ड बाई स्लो एंड कंट्रोल्ड कूलिंग ऑफ द लिक्विड। समझ में आया? ये कैसे बनते हैं, स्लो और कंट्रोल कूलिंग से बनते हैं। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट था। अब फोर्थ पॉइंट, चलो फोर्थ पॉइंट क्या है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड बोलते हैं। और जो अमॉर्फस सॉलिड है इनको हम ट्रू सॉलिड ना बोल के इनको हम बोलते हैं सूडो सॉलिड। क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड। और सूडो आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ, सूडो एक इमेजिनरी फोर्स होता है, मतलब, या फिर इनको एक और नाम देते हैं, इनको देते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। चलो पहले आप लिखो पॉइंट पे मैं समझा रहा हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर लिखना दे आर ट्रू सॉलिड, दे आर नोन एज ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर लिखो दे आर नोन एज ट्रू सॉलिड। लिख लिया? चलो अब अमॉर्फस के अंदर लिखना है। अमॉर्फस के अंदर दे आर नॉट ट्रू सॉलिड्स, they are not true solid and they are known as pseudo solid, they are known as pseudo solid or super cooled liquid, pseudo solids or super cooled liquids और सुपर कूल्ड लिक्विड। चलो अब मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैंने अमॉर्फस सॉलिड को क्या बोला,
सुपर कूल्ड लिक्विड, और इनको मैंने क्या बोला, ट्रू सॉलिड। अच्छा, यहाँ पे लिक्विड का मतलब क्या होता है, आपको लिक्विड का मतलब तो पता होगा। लिक्विड का मतलब क्या होता है, फ्लो करना। लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है। और अभी तो मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड्स की, और सॉलिड्स तो हमारे फ्लो करते नहीं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल्स के फॉर्म में बात करूँ, चलो आपने इतना लिख लिया, 4th पॉइंट। पहले इसके एग्जाम्पल्स नोट कर लो। अमोर्फस सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप नोट करो। पहला एग्जाम्पल लिख लो, ऐसे अमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल्स में लिखो, ग्लास, ग्लास जो होता है कांच, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, एमोर्फस सिलिका एटसेट्रा। ग्लास, प्लास्टिक, रबर, एमोर्फस सिलिका एटसेट्रा, इसके जो एग्जांपल्स हैं। अच्छा, आप देख के नहीं बता सकते हो कौन सा एमोर्फस सॉलिड है, कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये माइक्रो लेवल पे बात है कि हम पार्टिकल्स का अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, हम देख के नहीं बता सकते। समझ में आया इसके एग्जाम्पल, जैसे प्लास्टिक, बोर्ड, ग्लास, एमोर्फस सिलिका एटसेट्रा। उसमें आप एग्जाम्पल लिखो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल, NaCl, CSCl, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा। ठीक है, चलो। अब जैसे मैंने इसके एग्जाम्पल में बोला ग्लास, ग्लास जो कांच होता है। अब मैं अगर आपको बोलूं, सर बोलूं जैसे आपको कि बेटा ग्लास फ्लो करता है, हमारा जो कांच है वो फ्लो करता है, आपने देखा होगा कांच फ्लो करता है, तो आप बोलोगे सर बेवकूफ़ हो गया, पागल हो गया होगा, कांच को मैंने कभी फ्लो करते देखा ही नहीं है। तो कांच लगाते थे आपके घर में, ग्लास लगे थे, विंडो में ग्लास होते हैं, कांच होता है, वो कभी फ्लो करता है, नहीं करता है। तो जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के फॉर्म में समझा रहा हूँ कि इनको हम लिक्विड, सुपर लिक्विड लिक्विड क्यों बोलते हैं। जैसे आप देखो, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, जो 100 150 साल 200 साल पहले बनी है, उनकी जो विंडो में जो कांच लगे रहते हैं, ग्लास लगे रहते हैं, वो क्या होते हैं, ऊपर की साइड जो विंडो होती है, जैसे ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, काफ़ी पतला हो जाता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है विंडो का, ग्लास का, वो नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा मोटा हो जाता है। लेकिन जब उनको लगाते तब तो सेम टाइप की स्लैब टाइप की होती है कांच की, जितना हर जगह उसकी थिकनेस क्या होती है, सेम होती है। लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, पतला हो जाता है, और नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। समझ में आया। तो उससे हमें क्या समझ में आता है कि ग्लास फ्लो करता है। लेकिन अब अगर आप बोलोगे सर मैंने तो बिल्डिंग में जाके देखा भी हूँ, लेकिन मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो ग्लास ऊपर पतला हो गया नीचे मोटा हो गया, क्योंकि मुझे नहीं देखा, मुझे तो वैसे ही वैसा दिख रहा था। तो ये वाला एग्जांपल आपको NCERT में दिया हुआ है, ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, ग्लास ऑफ विंडो ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स। जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनके ग्लास ऊपर साइड पतले और नीचे साइड मोटे हो जाते हैं। चलो मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। आप लोग कितने लोग रोडवेज में बैठे हो, चलो मैं बात करूँ स्टेट गवर्नमेंट की जो बस होती हैं, रोडवेज की बात करूँ, AC बस की बात नहीं करता हूँ, वोल्वो की। रोडवेज में कितने लोग बैठे हो, चलो कई सारे लोग होते हो। ठीक है, अब आप देखना रोडवेज में क्या होता है, जो पुरानी बस हो जाती है एकदम खटारा, पुरानी एकदम खटारा सी बस होती है, उसमें आप ध्यान से देखना क्या होता है कि जो ग्लास जो विंडो होती है वो स्लाइडर होती हैं, स्लाइड करते हैं, उसमें कांच लगा होता है, वो स्लाइड करता है। आप देखना पुरानी बस का जो कांच होता है वो स्लाइड नहीं होता है, कांच स्लाइड में नहीं होता है। अब आप क्या सोचते हो कि ये ग्लास में कुछ फंस गया है, उसकी जो गैपिंग है बीच में जहाँ पे ग्लास को रखते हैं, जो कांच लगा है, स्लाइडर लगा है, उसकी जो नाली सी है उसमें कुछ फंस गया है। फिर आप क्या करते हो, उसको अगर देखते हो नाली को, तो उसके अंदर मान लो आप उसको साफ भी कर दे तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है। फिर आप काफ़ी ताकत लगाते हो, फिर भी ग्लास स्लाइड नहीं होता है, फिर आप छोड़ देते हो। मतलब क्या हुआ, क्या उस नाली में कुछ फंसा था, आपने देख लिया कुछ भी नहीं था, फिर भी ग्लास स्लाइड क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा, आप एक चीज़ आपने ये नोटिस की होगी, दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आप देखना ग्लास नीचे से स्लाइड नहीं हो रहा हो, जैसे ही बस गड्ढे में जाएगी आपकी जो खिड़की है ऊपर साइड खड़खड़ खड़खड़ करेगी, ऊपर साइड से खड़खड़ा रही होगी, ऐसे हिल रही होगी खिड़की, और नीचे साइड से स्लाइड नहीं हो रही है। मतलब क्या हुआ, जब आपकी बस नई बस आई थी तब उसमें जो ग्लास लगाया गया था उसकी थिकनेस हर जगह सेम थी, ऊपर साइड और नीचे साइड क्या थी, सेम थी। बस क्या होती, चलते चलते गड्ढों में गिरते गिरते बार बार उसमें जर्क लगते लगते जो क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से ग्लास ऊपर से कहाँ हो गया, नीचे की साइड में फ्लो हो गया। तो ऊपर साइड जो गैपिंग थी और नीचे साइड जो गैपिंग थी, पहले तो सेम गैपिंग रखी गई थी, लेकिन क्या हुआ, ऊपर वाला जो ग्लास है वो धीरे धीरे फ्लो करके नीचे आ गया, तो ऊपर वाली जो ग्लास की थिकनेस थी वो कम हो जाएगी, और जैसे ही कम हो जाएगी तो वहाँ पे स्पेस आ जाएगा, और स्पेस आएगा तो ग्लास ऊपर साइड खड़खड़ाएगा, और नीचे साइड स्पेस पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है,
लेकिन अब नीचे साइड क्या होता है, ग्लास फ्लो कर रहा है, तो वो ग्लास वहाँ पे क्या हो गया, उस नीचे वाला जो हिस्सा है ग्लास का वो क्या हो गया, मोटा हो गया, और मोटा हो गया तो उस जगह में उसको अब उतना स्पेस उसको नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से वहाँ पे ग्लास क्या होता है, फंस जाता है। समझ में आया? तो आपको इस वाले एग्जांपल से तो समझ में आ गया कि ग्लास हमारा क्या करता है, फ्लो करता है। और एग्जांपल किसका है, अमोर्फस सॉलिड का, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्लियर हुआ फोर्थ पॉइंट? चलो फिफ्थ पॉइंट आप इसमें लिखो, जो फिफ्थ पॉइंट होगा, फिफ्थ डिफरेंस। जो हमारे अमोर्फस सॉलिड होते हैं, इनका जो कूलिंग कर्व होता है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है। इनका जो कूलिंग कर्व होता है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है। मतलब इनके जो फिक्स्ड मतलब या शार्प जो होते हैं, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट इनके शार्प नहीं होते हैं। तो आप इसमें पहले पॉइंट लिखो, आप अमोर्फस सॉलिड के अंदर लिखना, दे हैव शार्प कूलिंग कर्व, दे हैव शार्प कूलिंग कर्व। यहाँ लिख सकते हो देयर कूलिंग कर्व इज, सॉरी एक सेकंड, वो अमोर्फस के अंदर लिख रहा ना, लिख लो देयर कूलिंग कर्व इज स्मूथ, देयर कूलिंग कर्व इज स्मूथ, एंड दे डू नॉट हैव शार्प melting point, and they do not have sharp melting point. Their melting points lies in a range. मैंने क्या बोला, जो इनके जो कूलिंग कर्व है, वो कूलिंग कर्व मान लो जैसे ये है, यहाँ पे मैंने ले लिया टेम्परेचर और यहाँ पे मैंने ले लिया टाइम। तो जो कूलिंग कर्व वो कैसे हैं, स्मूथ है, इस टाइप से। जैसे आप देखो ना पार्क वगैरह में स्लाइडर लगे होते हैं, एकदम स्मूथ इस टाइप का। तो देयर कूलिंग कर्व इज स्मूथ, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा एक रेंज में होगा, जैसे मान लो 30 डिग्री से 40 डिग्री, ये उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। 30 डिग्री से 40 डिग्री की जो रेंज है वो मेल्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन इनका जो कूलिंग कर्व होगा वो कैसा होगा, शार्प होगा। तो आप इसमें पॉइंट में लिखना क्रिस्टलाइन में, दे हैव या देयर कूलिंग कर्व इज नॉट स्मूथ, देयर कूलिंग कर्व इज नॉट स्मूथ। इनका जो कूलिंग कर्व है वो स्मूथ नहीं होगा, देयर कूलिंग कर्व इज नॉट स्मूथ। इनका कर्व कैसा होता है, एंड दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, देयर कूलिंग कर्व इज नॉट स्मूथ एंड दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। देखो ये जो पॉइंट है, मान लो यहाँ पे मैंने मान लिया क्या था, लिक्विड स्टेट, ठीक है, यहाँ पे था सॉलिड स्टेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा हो, सॉलिड में, या फिर सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा हो, लिक्विड में, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वो फ्रीजिंग पॉइंट। तो इनका जो देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो एक क्या आ जाएगा, एक पर्टिकुलर एक फिक्स पॉइंट आ जाएगा। समझ में आया? तो इनका जो कूलिंग कर्व है वो कैसा है, स्मूथ नहीं है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो क्या होता है, शार्प या फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, किसी भी सबस्टांस का मान लो क्या है, इसका मान लो मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री है, तो इसका एक मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, फिक्स हो गया। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो जो अगला डिफरेंस है, सिक्स्थ डिफरेंस, आप चलो यहीं पर बना दे, सॉरी इसको तो मैं बना देने रहा हूँ, इसको मुझे रिक्वायरमेंट थी, मुझे दोबारा से बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे बना दे। चलो जो सिक्स्थ पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट मैं दरी का देता हूँ। सिक्स्थ पॉइंट
6 डिफरेंस होगा। अच्छा, ये इर्रेगुलर वे में अरेंजमेंट है और ये कैसा है, रेगुलर वे में अरेंजमेंट है। इर्रेगुलर वे में जैसे मतलब कचरे का ढेर, ठीक है, कैसा होता है वहाँ पे अरेंजमेंट, इर्रेगुलर वे में, कुछ भी कहीं भी पड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर अरेंजमेंट। और जैसे आप प्रॉपर वे में अरेंजमेंट होगा, जैसे आप लोग क्लास में, जैसे मैं बोलूँ इस क्लास में सारे बच्चे, जैसे जो अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हैं एक पैटर्न में बैठे हैं और सारे बच्चे नालायक हैं, सारे बच्चे कैसे नालायक, या सारे बच्चे होशियार हैं, टैलेंटेड हैं, तो मैं बोल सकता हूँ इस क्लास में सारे बच्चे एक जैसे हैं, या फिर अगर अलग टाइप के होंगे सारे बच्चे नालायक हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, कचरे का ढेर है, कोई भी कहीं भी उल्टा सीधा पड़ा है, और यहाँ पे क्या है, फिक्स पैटर्न में अरेंजमेंट है। अब मैं बात कर रहा हूँ अगला जो हमारा 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट क्या है, ये जो सॉलिड होते हैं इनको हम बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक। इनको हम क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रॉपिक, और इसको बोलते हैं हम आइसोट्रॉपिक। पहले मैं बात कर रहा हूँ, आइसो मतलब क्या होता था, सेम, और टॉपिक मतलब हो गया प्रॉपर्टीज। तो पहले आप पॉइंट लिखो अमॉर्फस में, अमॉर्फस में एक पॉइंट लिखो, फिर मैं उसको समझाता हूँ। लिखो, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दैट इज हैविंग, they are isotropic in nature, that is having same properties in different direction, that is having same properties in different directions। चलो अब इसमें लिखो आप क्रिस्टलाइन में, they are an isotropic, an isotropic, इनको लिखा था आपने क्या है, आइसोट्रॉपिक, और ये क्या है, एन आइसोट्रॉपिक। ठीक है, दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दैट इज हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। क्रिस्टलाइन सॉलिड में लिखना, दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दैट इज हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब इसका मतलब समझते हैं हम। देखो यहाँ पे अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे, जैसे मान लो मैं इस क्लास में जाता हूँ तो इस सीधे जाता हूँ तो अलग टाइप के लोग हैं, इस क्लास में इस जाता हूँ अलग टाइप के लोग हैं, इस टाइप जाता हूँ अलग टाइप के लोग हैं। तो ये क्या है, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ तो अलग टाइप के बच्चे मिल रहे हैं, इस डायरेक्शन में जाऊँ तो अलग टाइप के बच्चे मिल रहे हैं, इस डायरेक्शन में जाऊँ तो अलग टाइप के बच्चे मिल रहे हैं, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो अलग टाइप के बच्चे मिल रहे हैं। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मुझे बच्चे भी अलग अलग टाइप के मिल रहे हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एनाइसोट्रॉपिक क्या होते हैं, अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, प्रॉपर्टीज अलग अलग मिल रही, तो ऐसे सॉलिड्स को क्या बोलोगे आप, एनाइसोट्रॉपिक हैं। और अगर आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, जैसे मैं इधर भी जाऊँ तो भी कचरा, इधर जाऊँ तो भी कचरा, इधर जाऊँ तो भी कचरा, इधर जाऊँ तो इधर भी कचरा, तो ऐसे मतलब क्या हुआ, ऐसे सॉलिड्स को आप क्या बोलोगे, आइसोट्रॉपिक। मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाओ आप, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा हूँ तब भी प्रॉपर्टीज कैसी मिल रही हैं, सेम। चलो अब जैसे यहाँ पे समझाता हूँ, जैसे मान लो मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ सॉलिड के अंदर, सॉरी जैसे मान लो मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो आपको जो पार्टिकल्स मिल रहा है वो कैसे मिल रहे हैं, 0 क्रॉस 0 क्रॉस 0 क्रॉस। तो मान लो यहाँ पे आपको एक अलग टाइप की कोई एक प्रॉपर्टी मिल गई, मान लो इसको आपने बोल दिया P1, ठीक है। अब आप ऐसे मूव कर रहे हो इस डायरेक्शन में, बताओ इस डायरेक्शन में जब आप मूव कर रहे हो तो आपको कौन से किस टाइप के पार्टिकल मिल रहे हैं, 0 0 0 0, समझ में आया। तो आपको पार्टिकल्स भी अलग टाइप के मिल रहे हैं तो प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। चलो अब आ रहा हूँ मैं इसमें, अगर मान लो मैं इस डायरेक्शन में मूव करूँ, ये क्रॉस वाले ये वाले मिल रहे हैं, समझ में आया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो आपको पार्टिकल्स अब किस टाइप के मिल रहे हैं, क्रॉस टाइप के, समझ में आया। तो इस डायरेक्शन में आपको 0 टाइप के, इस डायरेक्शन में क्रॉस टाइप के, इस डायरेक्शन में 0 क्रॉस टाइप के। तो अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्रॉपर्टीज भी आपको कैसी मिल रही हैं, अलग अलग, समझ में आया। और यहाँ पे तो मैंने क्या बोला, ये क्या है, कचरे का ढेर है, ये क्या है, कचरे का ढेर, सब उल्टा सीधा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करोगे
तो प्रॉपर्टीज क्या मिलेंगी आपको, सेम मिलेंगी। समझ में आया? वैसे हमारे दिमाग में आता क्या है, उल्टा आता है। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी मिलेंगी। आप पूरा कचरे का ढेर है तो आपको प्रॉपर्टी क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ लिया आज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। अब जो हमें पढ़ना है पूरी चैप्टर में, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कौन सा, हमारे जो सिलेबस में आएगा वो आएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमें ये वाला पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड को नहीं पढ़ना है। क्यों? अच्छा बताओ, आप क्या कभी कचरे के ढेर की स्टडी करते हो? कचरे की कभी ढेर की कोई स्टडी करता है? नहीं। आप क्या करते हो, जहाँ पे आपको कुछ एक पैटर्न तो मिले। समझ में आया? जैसे आपने वालों यहाँ पे सोचा कि चलो स्टडी कर, जैसे आप एड्स का वायरस की बात करो तो एड्स का भी वायरस क्या होता है, अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेता है। समझ में आया? तो आप जब देखते हो तो कुछ पहले कुछ, बाद में कुछ, बाद में अलग कुछ। जैसे आप यहाँ पे मूव कर रहे हो, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, फिर अलग मिल गया। कोई पैटर्न ही नहीं है, और कोई पैटर्न नहीं है तो यहाँ पे स्टडी करना मुश्किल है। तो हमें वो पता नहीं कैसे भी हो, हमारे जो सिलेबस में आएगा वो क्या आएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, स्टार्ट करेंगे। तो आज हम यहीं पे रोक रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।